हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट वॉरियर। आज हम देखेंगे रंजीत सिंह के बुक से जो वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी चल रही है उसका रिमेन वाला पार्ट आज हम देखेंगे। पिछले वीडियो में जो हमारा हुआ था वो यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका था कि वर्ड्सवर्थ जो है वो अपना एक टारगेट बनाते हैं एक्सकर्सन लिखने का, दी एक्सकर्सन लिखने का टारगेट बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसका 3 पार्ट बनाने का सोचे होते हैं, 1 2 3। इसमें जो है ये पहला वाला पार्ट नहीं लिख पाते हैं और थर्ड वाला पार्ट नहीं लिख पाते हैं, और बीच वाला पार्ट जो है रिक्लूज नाम से ये लिखते हैं। ठीक है, रिक्लूज नाम से, और ये पहला और तीसरा नहीं बनता है। और इसका एक प्रीफेस भी लिखते हैं जो कि प्रील्यूड नाम से लिखते हैं। 14 बुक में होता है। अगला देख लेते हैं। अब आगे का क्वेश्चन आगे का देख लेते हैं, पॉइंट क्या दिया है। आगे का पॉइंट है, इन 1810 वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज वर स्ट्रेंज ओवर द लेटर ओपियम एडिक्शन। क्या है कि वर्ड्सवर्थ जो है कोलरिज से और वर्ड्सवर्थ से जो है बीच में क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, राइवल हो जाते हैं एक दूसरे के। कब होते हैं? 1810 में। 1810 में जो है ये दोनों एक दूसरे के राइवल्स हो जाते हैं। किस चीज़ को लेकर के? ओपियम एडिक्शन को लेकर। ये जो कोलरिज होते हैं दोस्तों, ये एडिक्टेड होते हैं ओपियम के। अगला पॉइंट है, in 1813 he was appointed distributor of stamp for Westmoreland, a civil position that pays him a salary about 400 pounds per year. He and his family, included Dorothy, moved to Riddle Mound, Ambleside, between Grasmere and Riddle Water, among Dalesmen, Cumberland, where he spent rest almost 50 years ऑफ हिज लाइफ। ये देखिए रंजीत सिंह का बुक कितना अच्छा है दोस्तों, कि जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका एग्ज़ाम में आता है वो सब यहाँ पे दिया है। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, यानी यूपी टीजीटी का हो या पीजीटी का हो, ये सफिशियंट है। तो देखिए इसमें जो है 1813 में क्या बोला जा रहा है। 1813 में इनको अपॉइंट किया जाता है किसके लिए? डिस्ट्रीब्यूटर स्टैंप के लिए, यानी डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं स्टैंप के। उसके बाद जो है इनको सैलरी भी दी जाती है। कितनी दी जाती है? 400 पाउंड्स पर ईयर, 400 पाउंड एक साल का। और ये और इनकी फैमिली जो है फिर उसके बाद कहाँ मूव कर जाती है? रिडल माउंट में। रिडल माउंट में इसी साल जो है मूव करती है। रिडल माउंट में ये पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों कि वर्ड्सवर्थ ऑलमोस्ट 50 ईयर्स जो है अपना कहाँ पे स्पेंड किए हैं, तो वो किए हैं दोस्तों रिडल माउंट में। अगला देख लेते हैं। अगला है, इन 1814 वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड एक्सकर्सन एज द सेकेंड पार्ट ऑफ द 3 पार्ट वर्क रिक्लूज, इवन दो ही हैड नॉट कंप्लीटेड फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट एंड नेवर डिड। देखिए यहाँ पे आपको क्लियर दे दिया है कि 1814 में जो है ये पब्लिश करते हैं अपना क्या? एक्सकर्सन। ठीक है, जो कि पार्ट होता है एज द सेकेंड पार्ट। ये सेकेंड पार्ट होता है। ये सेकेंड पार्ट होता है। किसका सेकेंड पार्ट होता है? रिक्लूज का। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे दिया जा रहा है सेकेंड पार्ट ऑफ द 3 पार्ट। ये 3 पार्ट में होता है, इसका सेकेंड पार्ट होता है। दो ही हैड नॉट कंप्लीटेड फर्स्ट पार्ट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब आज तक कंप्लीट नहीं है, और थर्ड पार्ट भी। ठीक है, ये कभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, यानी सेकेंड पार्ट बस एक्सकर्सन जो है कंप्लीट होता है, जो कि 14 बुक में होता है। 14 बुक में नहीं होता है भाई, ये 14 में पब्लिश करवाते हैं। 1814 में ये 9 बुक में होता है। ठीक है, और प्रील्यूड जो है वो 14 बुक में होता है। अगला देखते हैं। इन 1829 डोरोथी वर्ड्सवर्थ कम्स डाउन विथ अ सीरियस इलनेस दैट रेंडर्ड हर एन इनवैलिड अंटिल हर डेथ 1855। इन 1834 हिज इंटीमेट फ्रेंड सैमुअल टेलर कोलरिज डाइड। यानी कि इसमें दिया जा रहा है डोरोथी वर्ड्सवर्थ जो है दोस्तों वो 1829 में बीमार हो जाती हैं। 1834 में जो है इनका फ्रेंड सैमुअल टेलर कोलरिज जो है एक्सपायर होता है 34 में, ध्यान दीजिएगा। और इनकी जो सिस्टर आती डोरोथी वो बीमार होती हैं 29 में, जबकि ये जो है 1855 में इनका डेथ होता है। ठीक है, ध्यान से देखते चलिएगा। अगला देखते हैं। अगला है, इन 1839 ही रिसीव्ड एन ऑनररी डिग्री फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। यानी 39 में जो है इनको ऑनररी डिग्री भी मिल जाता है। कहाँ से? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से।
और एक चीज़, इसके पहले हम जब स्टार्ट हुआ था तभी हम आपको बताए थे पिछले वाले वीडियो में, 1838 में जो है इनको कहाँ से मिलता है, डरहम यूनिवर्सिटी से मिलता है डॉक्टरेट डिग्री ऑफ लॉ। लॉ में डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है। 38 में जो है आपका डरहम यूनिवर्सिटी से मिलता है। 39 में कहाँ से मिलता है, सेम डिग्री होता है, डॉक्टर डिग्री सिविल लॉ में मिलता है, ये सेम ऑक्सफोर्ड से भी मिलता है, यानी दोनों का सेम डिग्री लेते हैं। एक डरहम से लेते हैं 38 में और 39 में लेते हैं ऑक्सफोर्ड से, डॉक्टरेट ऑफ लॉ, डॉक्टर ऑफ लॉ। ठीक है, अगला देखते हैं 1843 ही वॉज नेम्ड पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के पोएट लॉरिएट बनते हैं कब, 43 में। उसके बाद जो है 23 अप्रैल 1850 ही डाइड ऑफ प्लेरेसी एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग अराउंड लंग्स। ही वॉज बरीड एट सेंट ऑसवर्ड चर्च ग्रासमेर अ फ्यू months after his death. His widow Mary published his lengthy autobiographical poem to Coleridge as The Prelude, 1850, though it was completed in 1805. ठीक है, 1805। अब देखिए इसमें क्या दिया जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि 1850 में इनका डेथ हो जाता है। किसकी वजह से, प्लूरोसी की वजह से। प्लूरोसी क्या है, ये एक लंग में इन्फेक्शन होता है दोस्तों, जैसे लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो गया है, सांस नहीं लिया जा रहा है और आदमी का डेथ हो जाता है। फिर इनका जो बॉडी को बरीड किया जाता है सेंट ऑसवर्ड चर्च ग्रासमेर में। उसके बाद कुछ महीने बाद इनकी जो विडो वाइफ होती हैं मैरी हचिंसन, वो इनका एक ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है, पोयम टू कॉलरिज, जो कि 1805 में लिखे रहते हैं, उसको क्या करती हैं, पब्लिश कर देती हैं। ये पब्लिश करवा देती हैं मैरी हचिंसन। किस नाम से करवाती हैं, प्रिल्यूड नाम से करवाती हैं। ठीक है, और ये कंप्लीट कब हुआ है, 1805 में होता है और इसको 50 में पब्लिश करवा देती हैं। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला है वर्ड्सवर्थ कंपोज्ड सम ऑफ हिज फाइनेस्ट पोएम ड्यूरिंग द ईयर्स 1798 टू 99। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ये जो डेट है दोस्तों, कभी कभी ये जो डेट है दे देता है 1797 टू 98, ये भी दे देता है, तो उसको भी सही मान लीजिएगा। घटना चक्र में हम ये क्वेश्चन आपको बताए थे कि 1797 और 98 वाला, एक ऑप्शन में ये दिया था जिसको सही माना था और दूसरे ईयर में जो दिया था क्वेश्चन वो ये दिया था। तो दोनों में से ऑप्शन आप देख लीजिएगा, दोनों साथ में तो नहीं देना चाहिए, बाकी आप देख लीजिएगा। अगला देखते हैं प्रिल्यूड हिज ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इज कंसिडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस। ये जो इनका प्रिल्यूड है दोस्तों, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम जो है, ये पोएम टू कॉलरिज लिखे हैं, तो ये जो है एड्रेस किए हैं कॉलरिज को, ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, इसको मास्टरपीस माना जाता है इनका। अगला देख लेते हैं वर्ड्सवर्थ कॉलरिज साउदे कैम टू बी नोन एज लेक पोएट्स। लेक पोएट्स में किसका नाम लिया जाता है दोस्तों, लेक पोएट्स में इन्हीं तीनों लोग का नाम लिया जाता है। किसका, वर्ड्सवर्थ, साउदे और कॉलरिज। साउदे हैं वही जो कि वर्ड्सवर्थ से पहले पोएट लॉरिएट बने रहते हैं। 1843 में इनका डेथ होता है, उसी टाइम पर लॉरिएटशिप किसके हाथ में जाता है, वर्ड्सवर्थ के। अगला देख लेते हैं विलियम हैस, देखिए ये सम फेमस बुक्स लेक्चर्स एसे ऑन वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ पे जो फेमस बुक्स हैं, लेक्चर्स हैं, एसेज हैं, उनके बारे में इधर देखेंगे हम। देखिए विलियम हैजलिट जो हैं वो क्या लिखते हैं, लेक्चर्स ऑन द इंग्लिश पोएट्स, उसमें इनके बारे में बताए हैं। एल्डस हक्सले जो कि वर्ड्सवर्थ इन द ट्रॉपिक्स, ठीक है। और उसके बाद है इन होली फेस एंड अदर एसेज। उसके बाद है जॉन स्टुअर्ट मिल जो कि ऑटोबायोग्राफी लिखे हैं। मैथ्यू अर्नल्ड जो कि मेमोरियल वर्सेस लिखे हैं। मेमोरियल वर्सेस कब लिखते हैं, इनके मृत्यु के जस्ट बाद लिखते हैं इसको। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि 1850 में क्या क्या हुआ है। 1850 में जो हुआ है, टेनिसन जो है पोएट लॉरिएट बन जाते हैं, टेनिसन जो है पोएट लॉरिएट बनते हैं। उसके बाद ये जो मेमोरियल वर्सेस इसी टाइम पे आता है, मेमोरियल वर्सेस इसी टाइम पे आता है। और टेनिसन जो है मैरिज भी करते हैं इसी टाइम पे, मैरी भी करते हैं। और 1850 में पोएट लॉरिएट बन ही गए हैं।
वर्ड्सवर्थ का डेथ भी होता है इसी टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें 1850 में घटित होती हैं। उसके बाद अगला जो हम देखेंगे वो मेजर वर्क्स देखेंगे, जो इनके फेमस वर्क हैं या मेजर वर्क हैं। ध्यान दीजिएगा, इनके बहुत सारे वर्क हैं, लेकिन आपको यहाँ पे जो इस वाले रूम में दिखाया जाएगा वो मेजर वर्क के बारे में बात होगा। तो पहला वाला है इनका इवनिंग वॉक एड्रेस्ड टू अ यंग लेडी, 1793 में 2 वर्क आता है इनका, इवनिंग वॉक, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, ये जो है इवनिंग वॉक है, ये एड्रेस करते हैं एक यंग लेडी को करते हैं। अगला देख लेते हैं इनका वर्क, जो इम्पोर्टेंट है वो बस अभी आपको बता रहे हैं। देखिए 1793 डिस्क्रिप्टिव स्केचेस भी आया है। उसके बाद लैडोमिया जो है वो है, लैडोमिया वो 1815 में है। ठीक है, लाइन्स रिटन इन टिंटन अबे, लाइन्स रिटन इन टिंटन अबे, ये जो है दोस्तों ये 1798 में आता है। 1798 में लिरिकल बैलेड भी आता है। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, लिरिकल बैलेड इसी का पार्ट है, लिरिकल बैलेड का ही पार्ट है टिंटन अबे। टिंटन अबे जो है दोस्तों ये लिरिकल बैलेड का ही पार्ट है, तो दोनों साथ में ही पब्लिश होगा ना। ये इसका आखिरी पोयम है लिरिकल बैलेड का, तो ये दोनों एक ही डेट पे होंगे। ठीक है, ये दोनों एक ही डेट पे हैं। उसके बाद 1806 में जो है वो क्या आता है, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी। उसके बाद पोयम्स जो है इनका कलेक्शन होता है पोयम्स का, वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकेंड। तो वॉल्यूम सेकेंड में आप ध्यान दीजिएगा बहुत सारा पोयम है आगे आपको देखने को मिलेगा जो कि वॉल्यूम सेकेंड में पब्लिश करवाते हैं वर्ड्सवर्थ। अगला देख लेते हैं, अगला है आपका पीटर बेल। पीटर बेल वही है दोस्तों जो कि वर्ड्सवर्थ जो है रिप्लाई करते हैं किसका, एस टी कोलरिज का। एस टी कोलरिज का ये रिस्पॉन्स देते हैं, राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर का ये उत्तर देते हैं इस बुक में। अगला देख लेते हैं, मेमोरियल ऑफ द टूर ऑफ द कंटिनेंट, मेमोरियल्स ऑफ अ टूर ऑफ कंटिनेंट ये है। उसके बाद है 1888 में द रिक्ल्यूज, रिक्ल्यूज ये है। उसके बाद वैगनोर है 1819 में। इन सब का डेट जरूरी नहीं है, जिसका डेट जरूरी होगा हम आपको बता देंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका द वाइट डो ऑफ रेलस्टोन। उसके बाद अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। उसके बाद यूरो रिविजिटेड। देखिए डिस्क्रिप्टिव स्केच और इवनिंग वॉक ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। लॉर्डोमिया इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों एक ही डेट पे होंगे, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी। उसके बाद जो है आप बस नाम याद रखते रहिएगा। अगला देखते हैं लिरिकल बैलेड्स, जो कि 1798 में आता है, जो कि आगाज़ कर देता है रोमांटिसिज्म का। लिरिकल बैलेड आते ही आगाज़ हो जाता है, पीक पे चला जाता है रोमांटिसिज्म। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सा वर्क आता है। राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर जो कि कोलरिज के द्वारा लिखा गया है, राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर। उसके बाद है फोस्टर मदर्स टेल, जो कि ये भी कोलरिज के द्वारा लिखा जाता है। ये दोनों का दोनों कंटिन्यू जो है, आपको इतना तो पता होगा कि ये राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर इन्हीं का है, लेकिन सेकंड वाला भी ध्यान दीजिएगा, सेकंड वाला फोस्टर मदर जो है ये भी कोलरिज का है। उसके बाद है आपका लाइन लेफ्ट अपॉन अ सीट इन योर ट्री विच स्टैंड नियर द लेक ऑफ ईस्टवेट, ये वर्ड्सवर्थ का रहता है। ये ध्यान दीजिएगा बस, ये जो नाम है इम्पॉर्टेंट जो है वो हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये भी देख लीजिएगा। अगला है द नाइटिंगेल कन्वर्सेशनल पोएम, ये कोलरिज का है। द नाइटिंगेल जो है कोलरिज का है। ओ टू नाइटिंगेल जॉन कीट्स का है, उसको मत ध्यान दीजिएगा, इसको बस द नाइटिंगेल से याद रखिएगा। जो इम्पोर्टेंट है उसको हम इम्पोर्टेंट बताते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा पोएम का कलेक्शन है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा आप। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अगला देख लेते हैं फ्लेम वेगेंट, ये वर्ड्सवर्थ का है। बॉडी ब्लैक एंड हैरी गिल वर्ड्सवर्थ का है। लाइन्स रिटन एट ए स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम माई हाउस एंड सीट बाई माई लिटल बॉयज टू द। अगला देखते हैं, अगला है पर्सन टू हुम दे आर एड्रेस्ड, ये वर्ड्सवर्थ का है। साइमन ली, ये भी इम्पोर्टेंट है, साइमन ली इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एनेक्डोट फॉर फादर्स वी आर 7, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी पोएम है, आप देखिएगा इसको। उसके बाद है लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है। थॉर्न भी इंपॉर्टेंट है आपका। द लास्ट ऑफ द फ्लॉक,
ये वर्ड्सवर्थ का है। उसके बाद है कोलरिज का एक वर्क और है दोस्तों, डंजियन। कौन सा है? डंजियन, डंजियन, ठीक है। उसके बाद है मैड मदर, मैड मदर। मैड मदर से एक बात हमको याद आया, चार्ल्स लैम्ब जो है दोस्तों, उनकी जो मदर होती हैं, उनकी फैमिली में जो है पागलपन का एक वो चलता है, ट्रेंड चलता है। सब समय समय पे पागल होते जाते हैं। यहाँ तक कि ऐसा बोला जाता है कि चार्ल्स लैम्ब भी जो है कुछ दिनों के लिए वो पागल खाने में, मेंटल हॉस्पिटल में रहे हैं। और इनकी जो बहन होती है चार्ल्स लैम्ब की, वो अपना, उनको जो फिट्स पड़ता है, दौरा पड़ता है पागलपन का, उसी पागलपन के दौरे के दौरान ही अपनी मदर का जो है, अपनी माँ का जो है मर्डर कर देती हैं। उनकी जो बहन रहती है, चार्ल्स लैम्ब की जो बहन रहती हैं, मैरी लैम्ब। अगला आप देख लेते हैं, मैड मदर, ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा है। इडियट बॉय, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैड मदर, इडियट बॉय, दोनों इंपॉर्टेंट है। लाइन्स रिटन नियर रिचमंड अपॉन द थेम्स एट इवनिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अगला है एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई, ये वर्ड्सवर्थ का है। टेबल टर्न, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी तो लाइन, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम आगे देखेंगे, बताएंगे आपको हम। इवनिंग सीन ऑन द सेम सब्जेक्ट, इवनिंग सीन दिखाया गया है इसमें, सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा आगे। आगे देखते हैं, ओल्ड मैन ट्रेवलिंग, वर्ड्सवर्थ का। कंप्लेंट ऑफ अ फॉरसेकन इंडियन वुमेन, ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा है। कन्विक्ट, ये भी वर्ड्सवर्थ का है। लाइन्स रिटन फ्यू माइल्स एबव टिंटन अबे, ये देखिए, अभी मेजर पोएम में हम आपको बताए थे कि टिंटन अबे का भी दिया था डिस्क्रिप्शन, जो कि 1798 दिया था। तो देखिए, ये आखिरी है वर्क इनका, वर्ड्सवर्थ का है। पहला वाला राइम ऑफ द एंशिएंट मार्नियर, ये जो है कोलरिज का था। अगला देख लेते हैं, नोट में क्या दिया है। पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड इन 1798 वाज ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक करियर। अभी पूछता है कि वर्ड्सवर्थ का ट्रू कमेंसमेंट बताइए पोएटिक करियर का, तो आप 1798 लगा लीजिएगा। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, ठीक है। इट वॉज अ कोलेबरेटिव एफोर्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज, ये दोनों लोग का कोलेबरेटिव एफोर्ट होता है। इन दिस कलेक्शन 23 पोएम्स जो है, ओवरऑल जो है 23 पोएम्स होता है, जिसमें कि वर्ड्सवर्थ कंट्रीब्यूटेड 19 पोएम एंड कोलरिज कंट्रीब्यूटेड 4 पोएम्स। यानी कि 4 जो रहता है कोलरिज का रहता है, और 19 जो रहता है दोस्तों वो किसका रहता है? वर्ड्सवर्थ का रहता है। लिरिकल बैलेड ओपन विथ कोलरिज राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर, एंड विथ वर्ड्सवर्थ टिंटन अबे। द फुल टाइटल ऑफ द पोएम टिंटन अबे वाज, देखिए आप फुल टाइटल देख लीजिए टिंटन अबे का। लाइन्स कंपोज द फ्यू माइल्स एबव टिंटन अबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ वायर रिवर ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13, 1798। ये पूरा इसका नाम है दोस्तों, देखिए ये पूरा नाम है, ठीक है। उसके बाद जो है ये 4 पोएम कोलरिज का है। राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर सबसे पहला है लिरिकल बैलेड का पोएम, जो कि कोलरिज के द्वारा लिखा गया है। अगला देख लेते हैं, अब इसमें रिक्लूज के बारे में क्या दिया है। रिक्लूज जो है 1888 में, वर्ड्सवर्थ का डेथ कब होता है? 1850 में, ठीक है। वर्ड्सवर्थ प्लान्ड टू मेक प्रिल्यूड एंड एक्सकर्सन पार्ट ऑफ दिस लॉन्ग पोएम। वर्ड्सवर्थ जो है एक्सकर्सन जो प्रिल्यूड जो है लिखते, प्लान करते हैं, बनाते हैं। प्रिल्यूड जो है, प्रिल्यूड एंड एक्सकर्सन पार्ट ऑफ दिस लॉन्ग पोएम। प्रिल्यूड और एक्सकर्सन जो होता है इसी प्ले का, इसी पोएम का पार्ट होता है रिक्लूज का। रिक्लूज का पार्ट कौन कौन सा होता है दोस्तों? एक्सकर्सन होता है, प्रिल्यूड होता है। प्रिल्यूड इसका प्रीफेस होता है, एक्सकर्सन इसका 2nd नंबर का बुक होता है। उसके बाद है दैट विल ट्रीट ऑन नेचर, ये नेचर पे ट्रीट किया गया है। मैन एंड सोसाइटी, इंसान और सोसाइटी समाज के बारे में। दैट होम एट ग्रासमेर, द होम एट ग्रासमेर वॉज टू बी इट्स फर्स्ट बुक। एक्सकर्सन वॉज द 2nd बुक, द 3rd वॉज नेवर कंप्लीट। यानी कि इसका जो है फर्स्ट बुक भी बताया गया है इसमें। फर्स्ट बुक का जो प्लान किए थे वो किस बुक से नाम, ये नाम रखे थे होम एट ग्रासमेर, ठीक है। इसका पहला वाला सोचे थे बनाने को, लेकिन हो नहीं पाया है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, एक्सकर्सन जो है, एक्सकर्सन प्रोस्पेक्टस टू द रिक्लूज।
1814, यानी कि 1814 में जो एक्सकर्सन आया है उसके बारे में बताया गया है। तो एक्सकर्सन जो रहता है दोस्तों उसमें 9 बुक्स होता है, 9 बुक्स। अब देख लेते हैं कौन कौन सा बुक्स है। तो पहला वाला जो है, फर्स्ट बुक जो है वंडरर है, सेकेंड बुक सोलिटरी है, थर्ड बुक डेस्पोंडेंसी है। देखिए फर्स्ट वाला वंडरर याद रख लीजिएगा, उसके बाद सोलिटरी, देखिए बस एक दो बार आप रिकॉल कर लीजिए, याद हो जाएगा। पहला वंडरर, दूसरा सोलिटरी, तीसरा डेस्पोंडेंसी, चौथी जो है डेस्पोंडेंसी करेक्टेड, फिफ्थ नंबर की द पास्टर, और छठे नंबर का है चर्चयार्ड एमंग द माउंटेन्स, सेवेंथ नंबर का है चर्चयार्ड एमंग द माउंटेन्स, कंटिन्यू रहेगा, ये कंटिन्यू चला है। उसके बाद 8 नंबर का है पर्सोनेज, और 9th नंबर का एंड लास्ट नंबर है आपका डिस्कर्स ऑफ द वंडरर एंड एन इवनिंग विजिटेड टू द लेक। ये है 9th नंबर का बुक। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा हो गया, एक्सकर्सन हो गया। उसके बाद जो है हम देख रिक्लूज हो गया दोस्तों, ये रिक्लूज हो गया। ठीक है, ये रिक्लूज आपका था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रिल्यूड और ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, प्रिल्यूड या फिर और ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, ये तो वर्ड्सवर्थ के द्वारा टाइटल दिया गया रहता है, और ये जो है मैरी हचिंसन के द्वारा। ठीक है, और अब इसका देख लेते हैं कौन कौन सा बुक है। बुक फर्स्ट में जो है इंट्रोडक्शन है। देखिए बस इसमें आपको दिखाया गया है कि किस बुक में किस बारे में बात किए हैं वर्ड्सवर्थ जो है। तो पहला जो बुक रहता है उसमें बात करते हैं इंट्रोडक्शन, चाइल्डहुड एंड स्कूल टाइम। देखिए जैसे जैसे इनका एज जो है ग्रो हुआ है वैसे वैसे चीज़ों को ये उसमें इंक्लूड किए हैं बुक में। सबसे पहले वाले में बताते हैं चाइल्डहुड एंड स्कूल टाइम बताते हैं, सेकेंड बुक में बताते हैं स्कूल टाइम कंटिन्यू रहता है इनका। उसके बाद है थर्ड जो है रेसिडेंस एट कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज में जब ये पढ़ने जाते हैं उस टाइम का है। उसके बाद है समर वेकेशन के बारे में बताते हैं। उसके बाद बुक्स जो राइटिंग वगैरह करते हैं उसके बारे में बताए हैं। फिफ्थ नंबर का, सिक्स वाले में बताया है कैम्ब्रिज एंड एल्फ। तो एल्फ क्या है, ये जो पर्वत पे चढ़े रहते हैं, अल्फ पर्वत पे चढ़ते हैं उसके बारे में बताते हैं। उसके बाद है रेसिडेंस इन लंदन, लंदन में जो रुकते हैं उसके बारे में है। 8 बुक में जो है लव ऑफ नेचर, नेचर लीडिंग ऑफ लव ऑफ मैन। देखिए ये लव ऑफ नेचर जो है ये कब किस बुक में बताया गया, ये 8 नंबर का, ये ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर में क्या बताया गया है, लव ऑफ नेचर। उसके बाद है रेसिडेंस इन फ्रांस, देखिए रेसिडेंस इन फ्रांस। ठीक है, उसके बाद है आपका रेसिडेंस इन फ्रांस कंटिन्यूड है, कंटिन्यू है। ठीक है, ये भी फ्रांस, यानी कि 9th 10th 11th, 9th 10th 11, ये जो तीनों बुक है इसमें जो है कहाँ का बात किए हैं, फ्रांस में ठहरने का बात किए हैं। उसके बाद जो है 12th नंबर का जो है बुक जो है 12वें नंबर का इमेजिनेशन एंड टेस्ट हाउ इंस्पायर्ड एंड रेस्टोर्ड, ये है आपका इमेजिनेशन एंड टेस्ट के बारे में बताया गया है। इसमें भी नेचर के बारे में बताए हैं। 13 नंबर का जो बुक रहता है इनका इमेजिनेशन एंड टेस्ट हाउ इंस्पायर्ड रेस्टोरेशन, रेस्टोर्ड। ये देखिए कौन कौन सा वाला ये है इमेजिनेशन एंड टेस्ट, तो ये है आपका 12वें नंबर का, 13वें नंबर का। ठीक है, 12 और 13 नंबर का जो है दोस्तों वो क्या है, 12 और 13 नंबर का आपका इमेजिनेशन एंड टेस्ट है। देखिए कैसे कैसे है, रेसिडेंस इन फ्रांस जो है ये तीनों जो है आपका ये 9, 10, 11 में है। ठीक है, उसके बाद ये दोनों जो है दोस्तों 12 और 13 नंबर का, ये दोनों का दोनों क्या है, ये इमेजिनेशन एंड टेस्ट है। उसके बाद 14 नंबर के 14 वाले बुक में क्या करते हैं, कंक्लूड कर देते हैं चीज़ों को। ठीक है, कंक्लूजन कर देते हैं। ठीक, अगला आप देख लेते हैं क्या पॉइंट दिया है। तो अगला नोट दिया गया है प्रिल्यूड वॉज रिटन इन मिल्टोनिक ब्लैंक वर्स। देखिए प्रिल्यूड जो लिखा गया है दोस्तों, जो प्रीफेस रहा है, प्रीफेस रहा है आपका एक्सकर्सन का प्रिल्यूड, वो लिखा गया आपका मिल्टोनिक ब्लैंक वर्स में, ब्लैंक वर्स में। इन हिज लॉन्गेस्ट प्रोबेबली हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। ऑटोबायोग्राफिकल है, पोर्ट्रेट ऑफ अ आर्टिस्ट एज ए यंग मैन। ही हैड completed most of
इट इन 1805, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्ट है 1805 में कंप्लीट कर चुके रहते हैं, बट लेफ्ट इट इनकम्प्लीटेड एट हिज डेथ, यानी मृत्यु तक ये जो है इसको जो है कंप्लीट तो कर देते हैं लेकिन पब्लिश जो है नहीं करवाते हैं, ये इनकम्प्लीट रहता है डेथ तक। ठीक है, उसके बाद 1805 में वर्जन इज डिवाइडेड इनटू 13 बुक, 13 बुक में रहता है, डिवाइडेड किया जाता है। ठीक है, 1805 में जो है इस वर्जन को 13 बुक में डिवाइड किए रहते हैं। उसके बाद वाइल 1815 वर्जन हैज़ 14, पहले 13 नंबर रहता है इसका बुक, 13 बुक में रहता है। उसके बाद जब पब्लिश करवाना होता है तब ये 14 बुक में कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा कुछ पॉइंट्स को। उसके बाद पॉपुलर पोएम्स इनका देख लेते हैं कौन कौन सा है। पॉपुलर पोएम्स इनका जो जो बना है वो है एडमोनिशन टू अ ट्रेवलर, उसके बाद है एनेक्डोट फॉर फादर्स, एनिमल ट्रैंक्विलिटी एंड डीके बाय द सी। नेक्स्ट है गुडी ब्लैक एंड हैरी गिल। देखिए जो इम्पोर्टेंट है उसको हम आपको बताते जाएंगे। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, डेफोडिल्स, डेफोडिल्स का पहला वाला लाइन भी यही है, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये इम्पोर्टेंट है। इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, नेक्स्ट है लाइन्स लेफ्ट अपॉन अ सीट, अगला है लाइन्स रिटन एट अ स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम माई हाउस, लाइन्स रिटन नियर रिचमंड, ये इंपॉर्टेंट है। लाइन्स रिटन व्हेन सेलिंग, अगला है लंदन 1802 प्रेज टू मिल्टन, टू मिल्टन, इसका जो दूसरा नाम है दोस्तों वो है टू मिल्टन। ठीक है, टू मिल्टन या फिर लंदन 1802, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी लाइन भी आती है। उसके बाद है लव म्यूटेबिलिटी। नेक्स्ट है माई हार्ट लिप्स ऑफ व्हेन आई बिहोल्ड, इसका पूरा लाइन है माई हार्ट लिप्स ऑफ व्हेन आई बिहोल्ड रेनबो इन द स्काई, इसका दूसरा नाम है दोस्तों रेनबो, ठीक है, रेनबो। अगला है ओड टू ड्यूटी, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है ऑन द एक्सटेंशन ऑफ वेनेटियन रिपब्लिक, इसके बाद ये रुथ भी इम्पोर्टेंट है, रुथ इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है स्कॉन नॉट द सोनेट क्रिटिक्स यू हैव फ्रोन, ये भी इम्पोर्टेंट है। सी वॉज फैंटम ऑफ डिलाइट, ये भी इम्पोर्टेंट है। सरप्राइज बाई जॉय, अफ्लिक्शन ऑफ मार्गरेट, एंशिएंट मारिनर, कंप्लेंट, डॉन्जियन। नेक्स्ट है फीमेल वेग्रेंट। उसके बाद है फोस्टर मदर, फोस्टर मदर याद है आपको, ये एस.टी. कॉलरिज का है। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों डॉन्जियन, इनका 4th नंबर का जो बुक रहता है किसका, एस.टी. कॉलरिज का, और राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर इन्हीं का है। ठीक है, किसका, एस.टी. कॉलरिज का ये है, और डॉन्जियन भी है। उसके बाद फोस्टर मदर जो है जो 2nd नंबर का रहता है वर्क, राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर पहला रहता है, उसके बाद फोस्टर मदर 2nd वाला रहता है, और 3rd वाला डॉन्जियन रहता है। उसके बाद फाउंटेन, ये तो स्कूल टाइम में भी पढ़ाया गया है, फाउंटेन। उसके बाद है ग्रीन लाइनेट, इडियट बॉय भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला है लास्ट ऑफ द फ्लॉक, लीच कैदरर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका दूसरा नाम है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। देखिए लीच कैदरर का दूसरा नाम है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट है लेजर क्लैंडाइन, उसके बाद है मैड मदर, द नाइटिंगल, ये भी एस.टी. कॉलरिज का है, एस.टी. कॉलरिज का ये भी है। अगला है रीपर, द रेवरी ऑफ पुअर सुजन, द सन हैज़ लॉन्ग बीन सेट। नेक्स्ट है द वर्ल्ड इज टू मच विथ हस, लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, ये सोनेट है, वर्ड्सवर्थ का ही सोनेट है। उसके बाद है अगला है दो ऑफ द ब्रिटन ऑन द सबजंगेशन ऑफ स्विट्जरलैंड। ठीक है, उसके बाद है टू अ स्काईलार्क, नेक्स्ट है टू द कुकू, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, स्काईलार्क और कुकू। उसके बाद है अपॉन वेस्टमिंस्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है।
VR7 ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सब ये वाला किसका है? VR7 ये वाला सब उसी का है। किसका है? लिरिकल बैलेट का है। कौन कौन सा है दोस्तों? अपॉन वेस्टमिंस्टर एंड VR7। ठीक है, अगला चलते हैं। When I have born in memory what has tamed within the King's College Chapel, Cambridge। अगला है रिटन इन लंदन सितंबर 1802। यूरो विजिटेड यूट्रीज। ये सब खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उसको बता रहे हैं। सीरीज ऑफ 5 लूसी पोएम्स। जो लूसीज पोएम है सीरीज है उसमें जो है आपका 98 से 1801 तक लिखे हैं। इसमें क्या क्या है? पहला वाला जो है स्ट्रेंज फीट्स ऑफ पैसन हैव आई नोन, ये सबसे पहला है। स्ट्रेंज फीट्स ऑफ पैसन हैव आई नोन। नेक्स्ट है आपका ये पांचों इंपॉर्टेंट है। सी ड्वेल्स एमंग द अनट्रोडन वेज। नेक्स्ट है आई ट्रेवल्ड एमंग द अननोन मैन। नेक्स्ट है 3 years सी ग्रीव इन सन एंड शावर। 5th नंबर है स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील। नेक्स्ट है फेमस ओड्स इनका देख लीजिए। इंटीमेशन ऑफ इम्मॉर्टलिटी ऑफ रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओड टू ड्यूटी इंपॉर्टेंट है इनका। अगला देख लेते हैं ओड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस अल्बर्ट एज अ चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ये भी कुछ हद तक इम्पॉर्टेंट है। अगला है ओड कंपोज्ड ऑन मॉर्निंग वर्नल ओड। ओड टू लाइकोरिस में 1817। ओड मॉर्निंग ऑफ द डे अपॉइंटेड फॉर अ जनरल थैंक्स गिविंग, ये 1816 में है। इन्वोकेशन टू द अर्थ। नेक्स्ट है ओड नाम से। अगला देख लेते हैं सोनेट सीरीज इनका देख लेते हैं। तो सोनेट सीरीज में है इनका 1807 में मिसलेनियस सोनेट लिखते हैं। 1820 में लिखते हैं रिवर डडन सोनेट, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी। उसके बाद है एक्लिस्टिकल स्केचेस अ सीरीज पार्ट 1, 2, 3। नेक्स्ट देख ले हैं सोनेट्स अपॉन द पनिशमेंट ऑफ डेथ इन सीरीज। अब अगले पेज पे आते हैं, अगले पार्ट में आते हैं। अगला है प्रोज इनका देखिए। प्रोज जो इनका है लेटर्स ऑफ डोरोथी एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट है ये सब इंपॉर्टेंट खास नहीं है। लेटर ऑफ वर्ड्सवर्थ फैमिली, बस इसको देखते जाइए। कभी आपको अल्टरनेट ऑप्शन दे सकता है, जैसे 4 ऑप्शन दिया रहता है, उसमें से अगर आपको बोल दिया कि कौन सा है कौन सा नहीं है, किसी और राइटर के बीच में अगर इनको पूछ दिया तो ये दिमाग में रहेगा कि हाँ ये इनका नहीं है वर्ड्सवर्थ का है, बस इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट है लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रोज वर्क भी किए हैं ये। अगला है 1981 में द लव लेटर्स ऑफ विलियम एंड मैरी वर्ड्सवर्थ। अगला देख लेते हैं ऐसे जो लिखे हैं, ऐसे अपॉन इपिटाफ पर ऐसे लिखे हैं 1810 में। अगला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉर्डर्स अ ट्रेजेडी इन 5 एक्ट। एक इनका ब्लैंक वर्स का जो है ट्रेजेडी होता है जो कि 5 एक्ट में होता है। ट्रेजेडी पूछता है कि वर्ड्सवर्थ जो है ट्रेजेडी भी लिखे हैं, तो वो क्या नाम है उसका? द बॉर्डर्स है, जो कि 1798 से लेकर के 1795 से लेकर के 1797 तक लिखते हैं बॉर्डर्स को, ठीक है, लेकिन ये पब्लिश नहीं करवाते हैं। उसके बाद जो है ये जो प्ले जो है, द प्ले वॉज सेट एट बॉर्डर्स ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड इन रेन ऑफ हेनरी थर्ड। ये जो है दोस्तों कुछ इसका जो स्टोरी रहता है जो इसमें बताया गया है वो कुछ कंट्रोवर्शियल हो जाता है, इस वजह से इसको पब्लिश नहीं करवाते हैं, क्योंकि ये जो रेन इन रहा है हेनरी थर्ड का उस टाइम पीरियड के बारे में बात किए हैं, और ये बॉर्डर्स जो है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बारे में डील करता है। अगला देख लेते हैं। अगला है स्टेज ऑफ वर्ड्सवर्थ लव फॉर नेचर।
वो जो नेचर के प्रति जो इनका लव रहा है उसके स्टेजेस के बारे में बात किए हैं। देख लेते हैं। देयर वर 3 स्टेजेस ऑफ हिज लव फॉर नेचर। 3 स्टेज बताया गया है। इन फर्स्ट स्टेज ही लव फॉर नेचर एज लाइक अ चाइल्ड। पहली स्टेज में जो है वो प्रकृति से बच्चे के रूप में प्यार करते हैं। उसके बाद इन द सेकेंड स्टेज हीज लव वॉज लाइक यंग मैन, यंग मैन्स पैसन। जो जैसे यंग मैन का पैसन होता है एक प्रेमिका के लिए, बिलवेड के लिए, उसी तरह से इनको प्यार था प्रकृति को लेकर के। देखिए हिज बिलवेड, जैसे कि आदमी प्रेमिका से प्यार करता है उसी तरह से ये नेचर से प्यार करते हैं सेकेंड एज में। उसके बाद है साउंडिंग कटरेक्ट हंटेड मी लाइक अ पैसन। ये जो टिंटन अवे का जो लाइन है दोस्तों, इसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। बताया गया है कि जब ये 1798 में जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं दोस्तों, टिंटन अवे, उस टाइम पे इनका एज क्या होता है, 1770 में इनका जन्म होता है, तो 98 में इनका एज क्या रहा होगा, 28 ईयर्स के रहे होंगे। ठीक है, उस टाइम पर यंग जब एज था उस टाइम पर ये पोयम में कंपोज करते हैं कि जो नेचर है, द साउंडिंग कटरेक्ट्स हंटेड मी लाइक अ पैसन। जो झरने का पानी था वो उनको क्या करता है, हॉन्ट करता है, लाइक अ पैसन, एक उत्तेजना देता है। तो ये सारी चीज़ें बताया गया है, सेकेंड एज के बारे में इंक्लूड किया गया है। उसके बाद थर्ड स्टेज जो आता है उसमें है लव फॉर नेचर बिकम स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल। अब उसके बाद जो थर्ड एज आती है उसमें जो है वो ना तो बच्चे जैसा प्यार करते हैं नेचर से, ना तो यंग पैसन की तरह, बिलवेड की तरह प्यार करते हैं, बल्कि ये कैसे करते हैं, स्पिरिचुअल, ये एकदम आध्यात्मिक, और इंटेलेक्चुअल, बौद्धिकतापूर्ण जो है, जो स्पिरिचुअल जो है आपका प्राकृतिक रूप से, और उसके बाद इंटेलेक्चुअल बुद्धिमत्ता तरह से उससे प्यार करते हैं। ही बिकम अ पैंथेइस्ट एंड बिलीवर इन अ स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन बिटवीन मैन एंड नेचर। उसके बाद ये जो है दोस्तों पैंथेइस्ट, पुजारी बन जाते हैं किसके, स्पिरिचुअल जो कम्युनिकेशन है नेचर और मैन के बीच में, उसको ये उसमें ये बिलीव करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन बिटवीन मैन एंड नेचर। नेक्स्ट है क्रिटिकल ओपिनियन अबाउट वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ के ऊपर जो क्रिटिकल ओपिनियन है वो देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट ब्राउनिंग का द लॉस्ट लीडर। रॉबर्ट ब्राउनिंग अपना एक वर्क लिखते हैं, देखिए 1845 में, रिलेट करिएगा। 1843 में जो है ये पोएट लॉरेट बनते हैं, कौन, वर्ड्सवर्थ, और 45 में जो है ब्राउनिंग अपना एक जो क्रिटिकल वर्क है वो छाप देते हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग, कटाक्ष करने के लिए वर्ड्सवर्थ के ऊपर। ऑन वर्ड्सवर्थ एक्सेप्टेंस ऑफ द पोएट लॉरेटशिप। जब वर्ड्सवर्थ जो है पोएट लॉरेटशिप एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसी पर ये कटाक्ष बोलते हैं, कटाक्ष करते हैं। द लॉस्ट लीडर में ये बातें बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर अ राइबेंड स्टिक इन हिज कोट। यानी कि देखिए इसमें बोल रहे हैं कि जो वर्ड्सवर्थ हैं वो चांदी के चम्मच के लिए, हैंडफुल ऑफ सिल्वर, एक चांदी से भरे चम्मच के लिए वो हमको जो है छोड़ दिए हैं। जस्ट फॉर अ राइबेंड टू स्टिक इन हिज कोट, एक रेबेंड टाइप का कुछ बांधा जाता रहा होगा जो पोएट लॉरेट हैं उनके कोट पर, तो उसी को बताया जा रहा है कि उन इसी दोनों चीज़ों के लिए जो है हमारा जो है साथ जो है वर्ड्सवर्थ जो है छोड़ दिए हैं। ठीक है, इनको लालची दिखाए हैं यहाँ पर वर्ड्सवर्थ को। I see in Wordsworth the natural man rising up against the spiritual man continually, and then he is no poet but a philosopher at enmity against all true पोएट्री ऑफ इंस्पिरेशन। ये विलियम ब्लैक बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वर्ड्सवर्थ जो है उनके अंदर जो है फ्रेंड्स नेचुरल राइजिंग है, नेचुरल मैन राइजिंग है अगेंस्ट द स्पिरिचुअल मैन कंटिन्यूटी, एंड देन ही इज़ नो पोएट बट अ फिलोसफर। यानी ये फिलोसफर उनको मानते हैं बजाय के पोएट के। इनिमिटी अगेंस्ट ऑल ट्रू पोएट्री ऑफ इंस्पिरेशन, यानी कि सब मिलाकर कि ये भी कटाक्ष कर रहे हैं वर्ड्सवर्थ के ऊपर। नेक्स्ट है हिज पोएट्री इज़ रियलिटी, हिज फिलोसफी इज़ अलूजन। ये मैथ्यू अर्नोल्ड बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं कि जो इनकी पोएट्री होती है वो रियलिटी होती है, लेकिन इनकी जो फिलोसफी होती है वो अलूजन होता है। ऐसा क्यों बोलते हैं अर्नोल्ड,
क्योंकि इनको जो है इनकी जो पोएट्री होती है वो रियल लगती है। फिलोसफी जो है, जो फिलोसफी ये बोलते हैं, ये खुद उसको नहीं फॉलो करते थे। ऐसा भी क्रिटिक्स बहुत सारे बोले हैं, जैसे टी.एस. इलियट ये खुद बोले हैं कि ये जो है बस नियम कानून को बताते हैं, फॉलो कुछ नहीं करते हैं। नेक्स्ट है पॉपुलर लाइन्स ऑफ वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ का पॉपुलर लाइन जो है वो है, तो देख लेते हैं। प्रीफेस टू द सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड। लिरिकल बैलेड का जो है सेकेंड एडिशन में प्रीफेस ऐड होता है, वो कब होता है दोस्तों? 1800 में होता है। फर्स्ट जो आता है वो 1798 में आता है, सेकेंड जो आता है 1800 में आता है, थर्ड आता है 1802 में, और लास्ट एंड फाइनल जो है आपका फोर्थ नंबर का जो है वो आता है 1805 में। तो देख लेते हैं। व्हाट इज़ अ पोएट? ही इज़ अ मैन स्पीकिंग टू मैन, अ मैन इट इज़ ट्रू endowed with more lively, sensible, more enthusiasm and tenderness, who has greater knowledge of human nature and more। ये जो है बोला गया है, वर्ड्सवर्थ बोलते हैं कि जो व्हाट इज़ अ पोएट, कवि क्या है। तो कवि क्या है ये बोलते हैं कि कवि क्या है, तो जो कवि है वो मैन, ही इज़ अ मैन स्पीकिंग टू मैन। कवि को कैसा होना चाहिए? एक आदमी को एक आदमी से बात करना जैसे होता है, उसी तरह से जो है मैन को भी, एक पोएट को भी उसी तरह से इंटरेक्ट करना चाहिए अपनी पोइट्री के थ्रू पब्लिक से, जैसे कि कोई किसी से बात कर रहा हो, एक मैन से बात कर रहा हो। उसके बाद है ये लाइवली, सेंसिबल, ये सब सारी चीज़ें बताते हैं। देखिए कुछ राइटर्स होते हैं जो कि बॉम्बास्टिक डिक्शन का यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो है ये बोलते हैं मैन स्पीकिंग टू मैन, एक आदमी से बात कर रहा है, कुछ इस तरह से पोइट्री लिखने को ये बोलते हैं। मोर इंथुजियाज्म एंड टेंडरनेस, हु हैज़ ग्रेटेस्ट नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, यानी कि जो पोएट होता है उसके पास तो ज़्यादा नॉलेज होता है बजाय कि दूसरों के, यानी ऑर्डिनरी मैन से जो है एक्स्ट्रा नॉलेज होता है पोएट के पास, उनके पास इंथुजियाज्म होता है, टेंडरनेस होता है। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि आदमी को जो है क्या करना चाहिए, इस तरह से इंटरेक्ट करना चाहिए लोगों से, आम आदमी से, जैसे कि फेस टू फेस कोई बात कर रहा हो, या फिर एकदम इजी लैंग्वेज में, बॉम्बास्टिक लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है कंप्रिहेंसिव सोल, देन आर सपोज टू बी कॉमन एमंग मैनकाइंड। कंप्रिहेंसिव सोल बोलते हैं इनको, यानी कि बहुत कंप्रिहेंसिव सोल है। उसके बाद देन आर सपोज टू बी अ कॉमन एमंग मैनकाइंड। नेक्स्ट है पोएट्स बाइंड टुगेदर बाय पैशन एंड नॉलेज वास्ट एम्पायर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। इसमें जो है वो बोल रहे हैं कि जो पोएट है दोस्तों, जो कवि है, जो वो मानव समाज के विशाल साम्राज्य का जुनून ज्ञान से बांधता है। यानी कि जो मानव समाज का जो मानव समाज है, हमारा मानव समाज, उसको उसके विशाल साम्राज्य को जुनून और ज्ञान से जो है पोएट क्या करता है, बांध देता है। अगला देख लेते हैं। A multitude of causes unknown to former times are now acting with combined force to blunt the discriminating powers of mind and unfitting it for all voluntary exertion to reduce it टू अ स्टेट ऑफ एमंग सेवेज टॉर्पर। ये जो बोल रहे हैं दोस्तों, ये भी बोल रहे हैं कि जो मल्टीट्यूड्स ऑफ कॉज नॉलेज जो है वो फॉर्मर टाइम्स से जो है एक्टिंग करना है, कंबाइंस फोर्स, जो फोर्स होता है कंबाइन करना, ब्लंट द डिस्क्रिमिनेशन पावर ऑफ माइंड एंड अनफिटिंग इट फॉर ऑल वॉलंटरिंग एक्सकर्सन। स्वतः जो है स्फूर्त प्रवाह हो जाना, एक्सकर्सन मतलब स्वतः स्फूर्ति प्रवाह हो जाना। तो ये सारी चीज़ें जो है इनके पोएम में है। किसमें है ये सब दोस्तों? प्रीफेस टू सेकेंड एडिशन में। और ये वाला जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्शन इन ट्रैंक्विलिटी। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड्सवर्थ का। इसमें ये बोलते हैं कि यह जो है
पोइट्री जो है स्पॉन्टेनियस, स्वतः जो है स्वतः ओवरफ्लो होने वाली जो है पावर है, वो एक फीलिंग है। यानी कि अंदर जो फीलिंग होती है, जो पावरफुल फीलिंग होती है, वही जो है स्वतः अपने आप जो है स्पॉन्टेनियसली जो है बाहर आ जाती है। और पोएट जो है, कवि जो है, वो लिखना शुरू कर देते हैं। उसके बाद इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशनल कलेक्शन इन ट्रैंक्विलिटी। ये जो है इसका जो ओरिजिन होता है इमोशन से होता है, रिकलेक्ट इन ट्रैंक्विलिटी। ये सब जो है स्वतः जो है चीज़ों से निकलता है। ठीक है, स्वतः जो है ये चीज़ों से निकलता है। यह शांति में जो है, शांति में स्मरण की गई एक भावना से उत्पन्न होता है। अगला देख लेते हैं। वर्ड्सवर्थ इन लेटर टू पैट्रॉन लेडी ब्यूमाउंट। वर्ड्सवर्थ का जो है ये एक लेटर लिखते हैं लेडी ब्यूमाउंट को, जो इनकी पैट्रॉन होती हैं। पैट्रॉन कौन होता है दोस्तों? पैट्रॉन वही होता है जो कि लोगों का भरण पोषण करता है। किसी पोएट होते हैं जो उनका जो भरण पोषण करता है, संरक्षक जो होता है, उसी को पैट्रॉन बोलते हैं। इसमें है इट इज़ ऑफुल ट्रूथ दैट देयर इज नॉर कैन बी एनी genuine enjoyment of poetry among 19 out 20 of those persons who wish to live in broad light of the world। ये जो है अपने लेटर में लिखते हैं, जो कि ब्यूमाउंट को लिखे होते हैं। अगले वीडियो में हमारा होगा जितने भी वर्क्स हैं इनके उनके इम्पोर्टेंट लाइंस को हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।